हेलो माइक चेक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण एवं प्रेरणा, जो कि बाल विकास का टॉपिक है आपके सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से लगभग आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको बाल विकास से मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके सीजी टेट एग्ज़ाम में। जो पहले वीडियो अपलोड उन्हें भी जाकर देख लीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने इसे आपके लिए मतलब इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके को शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जीके है। और आपके एग्ज़ाम से अगर आपने पहले इसे देख लिया है या आपने पहले से बुक से पढ़ा है तो आपके लिए रिपीट भी हो जाएगा अगर आपने पढ़ लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अधिगम है, तो देखिए सीधा हम आंसर बताते चलेंगे। ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको चारों ऑप्शन भी बता देंगे। अधिगम है तो देखिए ऑप्शन बी, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है। क्या है अधिगम? जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। जबकि अधिगम की जो विशेषता यह है कि अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अधिगम मतलब होता है सीखना। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिनका संबंध होता है। तो देखिए, जन्मजात प्रवृत्तियों और परिपक्वता तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिनका संबंध जन्मजात प्रवृत्ति व परिपक्वता व शरीर की अस्थायी स्थितियों से होता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब सीखने की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो देखिए, व्यवहार में परिसंशोधन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, वह क्रिया जो व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अधिगम या सीखने की जो मुख्य विशेषता है वो तीनों रहेगा। आप देख लीजिएगा, कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर पहली से 5वीं क्लास के लिए। मतलब आपको जो फर्स्ट पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। देखिए, अधिगम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिगम प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही है। अधिगम के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? तो जो अधिगम है वो प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही है, ये कहा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है। यह कथन किसने, मतलब जो ये कथन है वो सत्य है असत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, ये कथन जो है सत्य है। वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों प्रकार के परिवर्तन का बोध होता है अधिगम में, तो ये जो कथन है वो सत्य है, याद रखिए। देखिए, अगला प्रश्न है 7वां नंबर, अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है। यह कथन जो है, तो यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि अधिगम सीखने में व्यक्ति स्वयं प्रभावित भी होता है, याद रखिएगा। प्रभावित ना होकर समाज प्रभावित होता है ये बोला जा रहा है, लेकिन सीखने से जो व्यक्ति जो सीखता है वो प्रभावित होता है, तो ये जो कथन है असत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं। सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, तो ये जो कथन है वो असत्य है। सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। तो परिपक्वता के फलस्वरूप और प्रशिक्षण के फलस्वरूप। अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है, तो परिपक्वता के फलस्वरूप एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी, तो देखिए, अपने प्रेरकों की संतुष्टि करता है, अपने व्यवहार के वातावरण के साथ समायोजित करता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाधाओं को पार करने का प्रयत्न करता है। मतलब सीखना एक जो प्रक्रिया है वो सभी इन तीनों बातों को फॉलो करता है, तो ये जो कथन है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, तीनों जो है सही रहेगा, ए बी सी। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का उच्चतम स्तर है। तो देखिए, अमूर्त चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग
लेवल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीजी टेट में। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो देखिए गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा गेट्स ने ये जो है परिभाषा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अधिगम नहीं है? तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टंकण कार्य करता है, टाइपिंग करने लगता है। तो देखिए ये गलत है, ऑप्शन ए जो है एक गलत है, ये अधिगम नहीं है। तो ऑप्शन बी, सी और डी। देखिए बी है, कक्षा में व्याख्यान सुनने के पश्चात विद्यार्थियों में प्रत्ययों के प्रति समझ उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही। विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करने के उपरांत समाचार पत्र पढ़ लेता है, ये भी सही। एक व्यक्ति फ्रेंच भाषा को सीखने के उपरांत फ्रेंच लेख का हिंदी में अनुवाद कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो टाइपिंग करने लगता है ये गलत है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक की यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम विकास में सहायक है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक पक्ष दिया है, भावनात्मक, क्रियात्मक। इसका राइट आंसर है तीनों ही। अगर जो है कोई शिक्षक है जो किसी बिंदु को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है तो जो पक्ष होगा वो तीनों को फॉलो करेगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक व सुखद बनाना है, तो यह तरीका जो है निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित है? संतोषजनक व सुखद के लिए तो प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है, तो ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक। यहाँ से याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है अनुबंध अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है, तो सभी में अनु आया है तो याद रखिएगा अनुबंधित उद्दीपक इसका राइट आंसर रहेगा, 16 का बी। चलिए देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन प्रेरक का कार्य करता है? तो देखिए प्रेरक पूछा गया है यहाँ पर, तो असंबंधित उद्दीपक। याद रखिएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है? तो देखिए वर्दा इमर, कोफ्का और कोहलर ये समग्रवाद का प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, हल। समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है तो हल। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि जो है कोहलर कौन से वाद से मतलब जो है प्रवर्तक हैं, या ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा तो आपको याद रखिएगा वर्दा इमर है, कोहलर है, कोफ्का है, ये समग्रवाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन नहीं है तो हल। अगला प्रश्न देखिए, समग्रवाद सिद्धांत के अनुसार अधिगम का अर्थ है, तो देखिए अधिगम का अर्थ है बोध का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। सीखना है, तो देखिए सीखना क्या है, पहले देख चुके हैं, ज्ञान अर्जन तो नहीं रहेगा, समस्या समाधान की योग्यता यह भी नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार परिमार्जन। प्रशिक्षण से और अनुभव द्वारा हम अपने व्यवहार में चेंजेस लाना या परिवर्तन करना ही सीखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो थॉर्नडाइक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम क्या है के संदर्भ में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया है? तो देखिए 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण जिसने किया है वो है हल। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा।